सो वेलकम एवरीवन। बातें करेंगे आज सर्कल को लेकर, क्योंकि सर्कल अभी ख़त्म हुआ नहीं है, सेल्फ असेसमेंट शीट बाकी है। ठीक है ना। तो बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, मतलब फॉल्स है। क्या स्टेटमेंट्स है लिख लेते हैं। द डायामीटर इज़ द लॉन्गेस्ट, और क्या लिखा है, लार्जेस्ट लिखा है, अच्छा सॉरी ग्रेटेस्ट, सॉरी। It is the greatest chord that can be drawn in a circle। तो स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। ठीक है ना। हमने पढ़ा था क्लास 9 में कि डायमीटर जो है वो भी एक कॉर्ड है। क्यों? बिकॉज डायमीटर जो है वो सर्कल के दो पॉइंट्स को जॉइन करता है और वो सेंटर से पास करता है। ठीक है। और इसी कारण से क्या है, ये सबसे लॉन्गेस्ट माना जाता है। ठीक है ना। अच्छा, ये हमने पढ़ा था क्लास 9 में ही। अच्छा, तो ये स्टेटमेंट तो ट्रू है, इसमें फॉल्स कुछ भी नहीं है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। ए स्ट्रेट लाइन कैन नॉट intersect a circle in more than 2 points। तो ये बात भी सही है कि एक स्ट्रेट लाइन एक सर्कल को दो से ज़्यादा पॉइंट्स में इंटरसेक्ट नहीं कर पाता। जैसे कि देखो, ये सर्कल है, इसको मैंने ऐसे काटा, ये क्या बन गया, ये लाइन क्या है, इसे हम कहते हैं सेकेंड, SECANT, सेकेंड। और सेकेंड क्या करता है, सर्कल को दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, है ना। और इससे ज़्यादा क्या इंटरसेक्ट कर पाता है, ये नहीं कर पाता। अगर दो सर्कल हुए तब अगर दो से ज़्यादा पॉइंट में इंटरसेक्ट कर सकता है। अगर दो सर्कल हुआ, यहाँ पर एक सर्कल हुआ तो यहाँ पर और एक पॉइंट और यहाँ पर और एक पॉइंट में इंटरसेक्ट करेगा। लेकिन नहीं, यहाँ पर बोला कि एक सर्कल को कितने पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर पाता है। तो सेकंड मैक्सिमम दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर पाता है। ठीक है, मैक्सिमम। ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन मैक्सिमम सर्कल को दो ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर पाता है। ठीक है ना। तो जैसे कि अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूँ, ये दो सर्कल है, इन दोनों सर्कल ने एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया है और दोनों के बीच में कॉमन पॉइंट कितने हैं, दो ही है। अगर हम एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं ऐसे, तो एक ए बी लाइन जो है, ठीक है ना, ए बी लाइन ने दोनों सर्कल्स को दो दो पॉइंट्स पर मैक्सिममली कट किया है। अगर इस सर्कल को हटा दूँ मैं, तो देखो एक ही सर्कल पर कट किया है ए बी ने, इस सर्कल को ए बी लाइन ने दो ही पॉइंट्स पर मैक्सिमम कट किया है, इससे ज़्यादा नहीं कट किया। ठीक है ना। तो ये ट्रू है, ये हमने पता है, ट्रू है ये गलत नहीं है। ये स्टेटमेंट हमें पता है, ये सब थ्योरम में भी है। ए डायमीटर बाइसेक्स द सर्कल। हाँ भाई, ये भी सही है। ठीक है ना। एक डायमीटर जो है एक सर्कल को बाइसेक्ट करता है, ये भी सही है। अगर बाइसेक्ट नहीं करता डायमीटर, तो हम इस वाले पार्ट को हम सेमी सर्कल नहीं कहते, और इस वाले पार्ट को भी हम सेमी सर्कल नहीं कहते। सेमी सर्कल मतलब क्या, सर्कल का हाफ। मतलब क्या, हाफ कब हुआ, कैसे हुआ, डिवाइड करने के बाद ही तो हुआ, बाइसेक्ट करने के बाद ही तो हुआ। ठीक है ना। अगर आपके पास एक एप्पल है, ठीक है, अगर आपने इसको हाफ में काट दिया तो आपके पास हाफ ऑफ एन एप्पल मतलब रहता है दोनों। ठीक है ना। तो हाफ ऑफ एन एप्पल आपके पास कैसे आया, आपने क्या किया, बाइसेक्ट किया, मतलब क्या, टुकड़ा किया, हाफ। यू कैन से यू हैव कट द एप्पल इन हाफ, और यू कैन से यू हैव बाइसेक्टेड द एप्पल इन हाफ। हेंस यू गॉट द हाफ पार्ट ऑफ दैट क्या बोलते एप्पल। ठीक है ना। तो सर्कल को भी जब डायमीटर ने कट किया, तभी जाके हमें क्या मिला, ये दोनों पार्ट्स में डिवाइड हुआ, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ। क्यों? बिकॉज सेंटर से इसको डिवाइड कर रहा था, सेंटर से। तो किसी भी पार्ट को अगर हम सेंटर से डिवाइड कर देंगे तो ये इक्वल पार्ट्स में बट जाता है। ठीक है, तभी तो इसका नाम क्या पड़ा,
इस वाले आर्क का नाम क्या बना, सेमी आर्क, या फिर सेमी, इस वाले पार्ट का नाम पड़ा सेमी आर्क, ठीक है। और इस वाले पूरा रीजन का नाम क्या हो गया, रीजन का नाम हो गया सेमी सर्कल, ठीक है। सेमी मतलब हाफ ऑफ सर्कल, ठीक है ना, डायमीटर के बाइसेक्ट करने के बाद, इसलिए तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। फोर्थ स्टेटमेंट देखते हैं। इन द फिगर एंगल ए इक्वल टू एंगल सी एंड एंगल बी इक्वल टू एंगल डी। तो फिगर देख सकते हो, ऐसा कुछ है, फिगर ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये ऐसा है, ए बी सी डी। तो आप मुझे बताओ कि क्या इस फिगर को देखकर आपको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की याद नहीं आती? ऑब्वियसली आती। तो क्या ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है? ऑब्वियसली है। क्यों? बिकॉज इसके सारे के सारे वर्टाइसेस सर्कल के ऊपर है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, ना कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर गिवन है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल हैं, तो ये कभी नहीं होगा, ठीक है ना। ऑपोजिट एंगल्स कभी इक्वल नहीं होते, बल्कि ऑपोजिट एंगल्स के सम 180 होता है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन डी विल बी द आंसर, ठीक है। तो ये फॉल्स है, ये है फॉल्स, ठीक है ना, ये फॉल्स है। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है, डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायग्रामेटिक क्वेश्चंस, यहाँ से सेंटर है, ये क्या है, अच्छा एक लाइन है ऐसा, स्ट्रेट लाइन है क्या ये? हाँ स्ट्रेट लाइन है। यहाँ से भी एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है, ये स्ट्रेट लाइन है ना, हाँ। फिर यहाँ से इसको जॉइन कर दिया गया है और इसको यहाँ से जॉइन कर दिया गया है। फिर इसका नाम है O, इसका नाम है A, इसका नाम है B, इसका नाम है C और इसका नाम है N। और इस वाले एंगल का वैल्यू है 65 डिग्रीज, ओके ना। तो क्वेश्चन में है क्या, बताओ, मैं बताता हूँ। O सेंटर है सर्कल का, ओके। ABN एक स्ट्रेट लाइन है, अच्छा। फाइंड एंगल AOC, हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल निकालना है। क्या करेंगे? सिंपल सी बात है, हमें अभी जॉइन करना पड़ेगा कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसा हमने जॉइन किया, ड्रॉ किया, एक कंस्ट्रक्ट किया ऐसे, ठीक है। अरे क्या हुआ, ऐसा करके हमने कंस्ट्रक्शन किया है। इस वाले पॉइंट का नाम है D, ठीक है। डॉटेड लाइन्स पे कर लेते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्ट किया है ना, ऐसे करके हमने कंस्ट्रक्शन किया है, ठीक है। इसे करने का फ़ायदा क्या हुआ? इसे करने का फ़ायदा ये हुआ कि ये अभी क्या बन गया, ABCD क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्यों भैया? बिकॉज इसके जो वर्टाइसेस है ABC और D सर्कल के ऊपर है, इसलिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। वेरी नाइस। तो अभी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का ये एक्सटीरियर एंगल है, कौन से वाले साइड का, AB साइड का। तो AB साइड का एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हमारे पास 65 गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो इसका ऑपोजिट जो एंगल होगा, मतलब एंगल B का जो ऑपोजिट एंगल होगा, उसका वैल्यू भी क्या होगा, 65 के बराबर होगा। एक थ्योरम है, ठीक है। तो ये वाला एंगल 65 हो गया, मतलब सरकमफरेंस वाला एंगल 65 हो गया। अब मुझे बताओ, ये AC आर्क है, अच्छा इसको डिलीट करो भाई, इसको हटाओ, हाँ ये AC आर्क है, आर्क बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। AC आर्क ने सरकमफरेंस के साथ देखो कितना एंगल बनाया है, सरकमफरेंस के साथ 65 का एंगल बनाया है। तो सरकमफरेंस के साथ अगर 65 का एंगल बनाया है तो सेंटर के साथ कितना बनाएगा, तो एंगल AOC कितना होगा, सेंटर एंगल कितना होगा, इसका डबल, ट्वाइस ऑफ 65 होगा सेंट्रल एंगल, ठीक है ना। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला क्या था, ट्वाइस ऑफ सरकमफरेंस एंगल, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ट्वाइस ऑफ 65 मतलब 130, ठीक है ना। तो इसका आंसर होगा 130। तो लिखो कंस्ट्रक्टेड
constructed, अच्छा जॉइंट लिख देता हूँ, जॉइंट एडी एंड डीसी, एडी और डीसी को ज्वाइन कर दिया, तो ए बी, इससे ये लिखो एम्प्लाइज देकर, ए बी सी डी हो जाता है इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो देयर फॉर एक्सटीरियर एंगल सी बी एन विल बी इक्वल टू एंगल डी विच इज़ इक्वल टू 65, ठीक है 65। तो ये थ्योरम से हो गया, थ्योरम से ये भी हो गया, देखो इसको ऐसे, ये हो गया 65 डिग्रीज, ये 65 हुआ। नाउ एंगल ए ओ सी सेंट्रल एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सर्कमफरेंस एंगल, तो ये होगा ट्वाइस ऑफ 65 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री, ठीक है 130 डिग्री। तो आंसर हो गया 130 डिग्री। ऑप्शंस मिला लेते हैं, कौन सा वाला ऑप्शन होगा, आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए 128 डिग्रीज, ऑप्शन बी 132 डिग्रीज, ऑप्शन सी 130 डिग्रीज, ऑप्शन डी 135 डिग्रीज, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू होगा 130, ओके। तो आसान सा क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर थ्री में क्या गिवन है देख ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी डायग्राम क्वेश्चन है, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा करके सीधा लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा पहले तो, फिर इसको यहाँ से ज्वाइन करना पड़ेगा ऐसे, और इसको ऐसे, ठीक है। फिर ये सेंटर है हमारा, सेंटर, इसको इससे ज्वाइन करो, इससे ज्वाइन करो, बस ये ओ हो, ये एक्स है, और ये 25 डिग्री। तो हमें एक्स का वैल्यू निकालना है। इसका कोई नाम दिया नहीं है फिगर का, तो मैं नाम दे देता हूँ भाई, नामकरण में कर देता हूँ ए बी सी, ठीक है। नामकरण मैंने कर दिया क्योंकि छपवाने वाले कुछ ज़्यादा ही आलसी हैं, फिगर का नाम ही नहीं दिया, ठीक है ना। तो एंगल बी ए सी का वैल्यू पता है, हमें एंगल एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। अब देखो मेरे भाई, ये ओ बी क्या है, रेडियस है, क्यों, क्योंकि सेंटर से सर्कमफरेंस के ऊपर एक लाइन है। ओ सी भी रेडियस है, सेंटर से सर्कल के ऊपर एक लाइन है, ज्वाइन कर रहा है सेंटर को सर्कमफरेंस से। तो ओ बी ओ सी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो ये ट्राइंगल क्या बन जाता है, आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल में ये एंगल और ये एंगल इक्वल होते हैं, बिकॉज इक्वल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो ये भी एक्स हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू होगा 180 माइनस एक्स, 2x, माइनस 2x, ठीक है ना, एंगल्स एंड प्रॉपर्टीज। तो देखो ये जो आर्क है BC आर्क ने सरकमफरेंस के साथ 25 डिग्री का एंगल बनाया है, देख सकते हो। तो सेंटर के साथ कितना बनाएगा एंगल BOC, कितना होगा ट्वाइस ऑफ 25 मतलब 50। तो 50 विल बी इक्वल टू 180 माइनस 2x, ठीक है। यहाँ से x का वैल्यू निकालो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, तो OB इक्वल टू OC, ये भी हो जाएगा x, और इसका वैल्यू मैं निकालूंगा, पहले ये लिख लेता हूँ, ठीक है ना। सो OB इक्वल टू OC इक्वल टू रेडियस which implies angle OBC equal to angle OCB equal to x, isosceles triangle property। फिर now in triangle BOC में x प्लस x
प्लस एंगल बी ओ सी कितना होगा 180 होगा, है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्रीज। तो यहाँ से एंगल बी ओ सी कितना होगा भाई, यहाँ से होगा 180 से -2x, ठीक है। अच्छा, ऑल्सो एंगल बी ओ सी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल बी ए सी, सेंट्रल एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ सर्कमफरेंस एंगल, तो ट्वाइस ऑफ 25 डिग्री मतलब 50 डिग्री, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लो भाई। दोनों ही देखो, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 180 - 2x, एंगल बी ओ सी इक्वल टू 50, मतलब दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 and 2 180 डिग्री - 2x इक्वल टू 50 डिग्री implies, तो 180 डिग्री - 50 डिग्री इक्वल टू 2x, यहाँ से 130 डिग्री बाई 2 इक्वल टू x, यहाँ से x का वैल्यू 65 डिग्री, x का वैल्यू कितना है 65 डिग्रीज है, तो आंसर होगा 65 डिग्रीज, ठीक है। ऑप्शंस मिला लेते हैं, ऑप्शन ए 60 डिग्री, ऑप्शन बी 65 डिग्रीज, ऑप्शन सी 70 डिग्रीज, ऑप्शन डी 55 डिग्रीज, तो ऑप्शंस बी विल बी द आंसर। ओ, ये वाला मैंने टिक नहीं किया, भूल गया था, ऑप्शन सी होगा, ठीक है। हाँ, मुझे अचानक से याद आया, मैंने टिक नहीं किया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फोर, द लेंथ ऑफ ए chord of a circle is of radius 10 centimeter is 12 centimeter. Find the distance of the chord from the center of the circle. ये सेंटर है, ये कॉर्ड है, अरे तेरा हो गया क्या, नहीं तेरा नहीं हुआ। तो इस कॉर्ड का नाम है ए बी मान लेते हैं, और ये सेंटर है ओ, तो ओ से कॉर्ड का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर है क्या भाई, नहीं ये देखा, मुझे लगा था। अच्छा कोई बात नहीं, ये सब तो हो जाएगा। ये 90 डिग्रीज का है, तो इसका नाम देते हैं ओ एम। तो ओ एम जो है, इसका हमें वैल्यू निकालना है। हमें कॉर्ड का लेंथ पता है कितना 12 सेंटीमीटर, और रेडियस पता है 10 सेंटीमीटर। रेडियस कितना होगा, रेडियस होगा ओ ए, ठीक है ना, रेडियस होगा ओ ए विल बी द रेडियस। हाँ, तो ओ ए है रेडियस 10 सेंटीमीटर, और कॉर्ड बाइसेक्ट हो जाएगा बिकॉज परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है किस पर, कॉर्ड के ऊपर सेंटर से। तो 12 था, तो 12 का हाफ कितना होगा 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, गिवन में लिख लेते हैं, गिवन ओ ए इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, and OM perpendicular to AB. So it implies as half of AB will be equal to AM equal to MB equal to half of 12 equal to 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना। अच्छा, तो अभी ये ट्राइंगल जो है OAM, ये क्या है, राइट ट्रायंगल ट्राइंगल है, तो पाइथागोरस यूज़ करके हम क्या ओ एम का वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इन ट्राइंगल ओ ए एम डायरेक्ट लिख देते हैं ओ एम स्क्वायर इक्वल टू ओ एस स्क्वायर माइनस ए एम स्क्वायर, ठीक है, डायरेक्ट लिख लिया। तो यहाँ से ओ ए जो है वो 10 स्क्वायर है, और ये है 6 स्क्वायर, 100 से माइनस कर दिया 36 को, रह जाएगा 64। तो देयरफॉर ओ एम का वैल्यू होगा √64, जो कि होगा 8 सेंटीमीटर। तो आंसर भी होगा 8 सेंटीमीटर, आंसर होगा 8 सेंटीमीटर। ओके, 8 सेंटीमीटर विल बी द आंसर, एंड ऑप्शंस मैच कर लेते हैं। ऑप्शन ए 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 5 सेंटीमीटर, option C 8 centimeter, and option D will be 7
सेंटीमीटर, तो आंसर विल बी ऑप्शन सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ये सेंटर, ये एक लाइन है, मतलब कॉर्ड है, क्या बोल रहा हूँ, लाइन नहीं, कॉर्ड है। सेंटर को तो पॉइंट को तो ऐसे कर देते हैं, फिर इसका पैरेलल एक लाइन है ऐसा, यहाँ से ड्रॉ करूँगा, हाँ यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। इसके पैरेलल एक लाइन है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया है जो इसका मीटिंग पॉइंट पर है, मतलब इसका मीट करता है, तो इसको यहाँ पर ड्रू करना पड़ेगा। यहाँ पर ड्रॉ कर लिया गाइस, हो गया। फिर इसको जॉइन करो इसके साथ। बाप रे, कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया मैं, अच्छा सॉरी। हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। ये हो गया ए ई डी सी, और ये बी, ये 50 डिग्रीज। अच्छा, क्या निकालने के लिए बोला? एंगल सी ई डी निकालने के लिए बोला। अरे ये तो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, पहले हमें ये 50 मिल जाएगा, ये एंगल क्या होगा 50 हो जाएगा। क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। ये 50 हो गया तो ये एंगल मिल जाएगा। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा 180 माइनस 50 130। ये 130 हो गया तो ये एंगल मिल जाएगा 180 से। रुको 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 रुको, कुछ गलत किया क्या मैंने? नहीं, गलत तो नहीं किया मैंने, हाँ ठीक ही तो है। ये 180 होगा तो ये एंगल कितना होगा 180 से ये गया, ओह वेट मैं गलत किया है, फिर से वही गलती किया होगा मैंने शायद। फिर से मैंने वही गलती किया। ये 90 होगा क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल, ये 90 हुआ तो ये एंगल मिल जाएगा कितना 180 माइनस 50 प्लस 90 मतलब 40 होगा। ये 40 हो गया तो ये भी 40 हो जाएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो लिखो स्टेटमेंट, एंगल बी, नहीं ई बी सी, एंगल ई बी सी इक्वल टू 50 डिग्रीज इक्वल टू एंगल EAC, angles in the same segment, angles in the same segment, और also angle AEC 90 degrees, angle in a semicircle, angle in a semicircle, ठीक है। तो ये हो गया। तो इन ट्राइंगल AEC एंगल ACE कितना होगा 180 माइनस 50 प्लस 90, 180 माइनस 140 तो विल बी 40 डिग्रीज। और सिंस AC parallel to DE and CE transversal, therefore angle ACE will be equal to angle CED equal to 40 degrees equal to the answer। ठीक है, सब कुछ इक्वल टू हो रहा है। ऑप्शन ए 50 डिग्रीज, ऑप्शन बी 45, ऑप्शन सी 55, ऑप्शन डी 40। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 5 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा गया है, the measure of the line segment joining the center of a circle to the midpoint of a chord is। मतलब ये इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि अगर सेंटर से
एक कॉर्ड के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर वाला, तो इसका मेजर कॉर्ड के मेजर के कितने टाइम्स होता है? 2 ट्वाइस होता है, हाफ होता है, या इक्वल होता है, या फिर नन ऑफ द अबव? तो मुझे बताओ, आपने जो क्लास 9 में पढ़ा सर्कल चैप्टर, उसमें आपने कभी भी इस वाले लाइन के ऊपर और कोई थ्योरम मिला आपको? और कोई थ्योरम आपको मिला इस लाइन के लिए? मतलब परपेंडिकुलर जो ड्रॉ आप करोगे लाइन सेगमेंट, किसके ऊपर? सेंटर से कॉर्ड के ऊपर। ठीक है, हमें यही पता है कि अगर एक लाइन ड्रॉ करेंगे सेंटर से परपेंडिकुलर कॉर्ड के ऊपर, तो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा बस। और अगर एक लाइन हमने ड्रॉ किया है परपेंडिकुलर सेंटर से कॉर्ड के ऊपर और उसने बाइसेक्ट किया है, सॉरी उल्टा बोला मैंने, कॉन्वर्स बोल रहा हूँ। कॉन्वर्स ये होगा कि अगर एक लाइन हमने ड्रॉ किया सेंटर से कॉर्ड के ऊपर और कॉर्ड बाइसेक्ट हो गया है, इसका मतलब ये होगा जो लाइन है वो कॉर्ड के ऊपर परपेंडिकुलर है। ये है कॉन्वर्स ऑफ द थ्योरम। और थ्योरम क्या कहता है कि सेंटर से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे और कॉर्ड बाइसेक्ट होगा। लेकिन इसका वैल्यू और इसके वैल्यू के साथ इन टर्म्स ऑफ दैट कॉर्ड का वैल्यू कभी हमें पता नहीं चला, मतलब बताया नहीं गया कभी। ठीक है, कोई थ्योरम है नहीं कि इसका जो लेंथ होगा इस कॉर्ड के कितने बराबर होगा, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये जो आंसर होगा ये ऑप्शन डी होगा, नॉन ऑफ द अबव, क्योंकि कोई थ्योरम ही नहीं है जिसमें हमें इस वाले लाइन का पता चला कॉर्ड के लेंथ के साथ कितना बराबर है। ठीक है, हमें नहीं है, ऐसा कोई थ्योरम नहीं है। ठीक है, तो थ्योरम नहीं तो आंसर तो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 होगा ऑप्शन डी। तो इसमें कोई एक्सप्लेन करने वाला कुछ चीज़ था ही नहीं, बिकॉज कोई थ्योरम था ही नहीं इसमें। क्वेश्चन 7 डायग्रामेटिक क्वेश्चन है। ये है डायामीटर और ये है एक ऐसा लाइन ड्रॉ किया, ऐसा फिर से ड्रॉ किया, ऐसा फिर ऐसे ज्वाइन कर दिया। तो क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है एंगल बी ए सी का वैल्यू कितना होगा। बी ए सी का वैल्यू मतलब हमें ये ए सी को ज्वाइन करने पड़ेगा तभी हमें बी ए सी मिलेगा, है ना। तो बी ए सी का वैल्यू मतलब इस वाले एंगल का वैल्यू कितना होगा? सिंपल सी बात है, अभी ये वाला एंगल 90 डिग्री से होगा। कैसे? एंगल इन सेमी सर्कल। और इस वाले एंगल का वैल्यू कितना होगा? 180 माइनस 130 मीन्स 50। कैसे? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी। ठीक है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होगा? 180। तो ये 130 ऑलरेडी पता है हमें, तो ये कितना होगा? 180 से 130 को माइनस कर दूंगा तो 50 मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इस ट्राइंगल में ये 90 पता है, ये 50 पता है, तो ये कितना होगा? 180 माइनस 140 मतलब 40। ठीक है, तो जॉइंट ए सी, तो एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। और ए बी सी डी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, इसलिए एंगल डी प्लस एंगल बी जो होगा वो होगा 180। यहाँ से एंगल डी तो 130 पता है, तो एक काम करते हैं, ऐसे लिखते हैं, एंगल सी बी ए लिख लेते हैं, इक्वल टू 180 माइनस 130। ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 50। नाउ इन ट्राइंगल ए सी बी ट्राइंगल में एंगल बी ए सी का वैल्यू मिल जाएगा ना। एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 40 सॉरी 50, it will be 180 minus 140 which is equal to 40 degrees and this is the answer। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, ये होगा 40 डिग्रीज। तो इतना आसान सा क्वेश्चन था। डायग्राम अच्छे से करना पड़ता है, डायग्राम आपने अगर ड्रॉ नहीं किया तो आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और ऐसे करके ऐसे, भाई साहब कुछ ज़्यादा ही दूर चला गया क्या मेरा? ठीक है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। हो गया, फिर इसको ऐसे, फिर इसको ऐसे,
ओके ओके। ये ओ है, ये ए है, ये पी है, ये क्यू है, ये बी है, ये आर है, ये एंगल जेड है, जेड डिग्रीज, ये वाई डिग्रीज है, और ये एक्स डिग्रीज है। तो हमें क्या करना है, हमें बताना है कि x का वैल्यू क्या होगा इन टर्म्स ऑफ z एंड y। मतलब हमें बताना पड़ेगा x इक्वल टू व्हाट इज़ y और z भी होंगे, मतलब कुछ ना कुछ नंबर होकर y और z होंगे, प्लस में हो सकते हैं, माइनस में हो सकते हैं, इंटू में हो सकते हैं, डिवाइड में हो सकते हैं, हमें नहीं पता, लेकिन इक्वल टू को देने के बाद कुछ नंबर्स के साथ y और z होंगे, रहेंगे। ठीक है, इसे कहते हैं इन टर्म्स ऑफ y एंड z। ठीक है, तो देखो क्या करना है। तो पहले तो ये ट्राइंगल देखो, ये बड़ा सा ट्राइंगल ए आर पी ट्राइंगल देख सकते हो, ए आर पी ट्राइंगल। इसमें ये वाला एंगल y है, ये वाला एंगल z है, तो ये वाला एंगल हमें पता चल जाएगा कितना होगा। ठीक है, तो एंगल ए पी आर कितना होगा, 180 से माइनस कर दो y प्लस जेड को। ठीक है ना, तो यहाँ से इट विल बी 180। अच्छा ऐसे रखो इसको, अच्छा ऐसे रखते हो। ठीक है, तो इस वाला ये जो एंगल है ना सरकमफ्रेंस के साथ एंगल बना है, वो कितना हुआ 180 माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, अभी देखो ये जो आर्क है ए क्यू आर्क, सॉरी ए क्यू आर्क, ये देख सकते हो ये है ए क्यू आर्क। इसने सरकमफ्रेंस के साथ कितना एंगल बनाया है, सरकमफ्रेंस के साथ मतलब एंगल ए पी क्यू कितना बनाया है, देख सकते हो एंगल ए पी क्यू। वेट, एंगल ए पी क्यू, अच्छा एंगल ए पी क्यू एंगल ए पी आर एक ही बात है। अच्छा, तो एंगल ए पी क्यू कितना बन चुका है 180 माइनस दिस। ओके, तो सेंट्रल एंगल जो होगा, सेंट्रल एंगल ये होगा। ठीक है, दिस विल बी द सेंट्रल एंगल, रिफ्लेक्स एंगल ऑफ एंगल ए। तो हमें इस वाले एंगल का जो वैल्यू होगा ना, इट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस वैल्यू। ओके, सर्कमफ्रेंस एंगल। तो यहाँ से हमें ये वाला एंगल मिल जाएगा, फिर हमें एक्स का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा 360 माइनस एक्स। क्यों, टोटल एंगल 360 है, इसमें से ये वाला एंगल एक्स है, तो ये वाला एंगल कितना होगा 360 माइनस एक्स। ठीक है, तो अभी होगा असली खेल। नाउ एंगल ए ओ क्यू इक्वल टू एक्स, देयर फॉर रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ क्यू कितना होगा 360 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। ओके, हो गया। तो ये वाला एंगल हमें मिल चुका है 360 डिग्री माइनस एक्स डिग्री। तो दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द सर्कमफ्रेंस एंगल, मतलब ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी क्यू, जो कि होगा ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम सेंट्रल एंगल इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस एंगल। ओके, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ क्यू विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए पी क्यू। ओके, तो रिफ्लेक्स ऑफ एंगल ए ओ क्यू तो होगा 360 डिग्री माइनस एक्स, और यहाँ से ये होगा ट्वाइस ऑफ 180 माइनस, अच्छा इसमें थर्ड ब्रैकेट सॉरी सेकंड ब्रैकेट देता हूँ, कर्ली ब्रैकेट, 180 माइनस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से ये तो 360 माइनस एक्स ही रहेगा, और ये मल्टीप्लिकेशन होगा, तो मल्टीप्लिकेशन होने के बाद ये 360 रहेगा, और ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ वाई प्लस जेड। इसको मैंने ब्रैकेट में रखा वाई प्लस जेड को, और निकाला नहीं। ठीक है, तो ऐसा होगा। तो 360 कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल होने के बाद क्या होगा, एक्स का वैल्यू मिल जाएगा ट्वाइस ऑफ वाई प्लस जेड, एंड दिस इज द आंसर। ठीक है, कैसे हुआ, कैसे पता चल गया, 360 माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा अंत में सिर्फ प्लस। ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। ऑप्शंस मिला लेते हैं। पहला ऑप्शन x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ऑप्शन बी x इक्वल टू वाई प्लस जेड, ऑप्शन सी x इक्वल टू वाई प्लस 2z, ऑप्शन डी x इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वाई प्लस जेड। तो ऑप्शन होगा डी। ओके, ऑप्शन डी विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट सेकंड क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, जो भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। डायग्रामेटिक क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, सहज क्वेश्चन है।
सरल क्वेश्चन है, क्या बोलूँ मैं इसको ऐसे ड्रॉ करूँगा, इसको ऐसे ड्रॉ करूँगा, और इसको ऐसे यहाँ से परपेंडिकुलर, अरे यहाँ से इसको परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से इसको परपेंडिकुलर, ये ए बी है कॉर्ड, और ये ए सी कॉर्ड, और ये सेंटर ओ, और ये ओ क्यू, और ये क्या ओ पी परपेंडिकुलर है। नाउ गिवन इज रेडियस, रेडियस पता है हमें 5 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। और ए बी जो कॉर्ड है उसका वैल्यू 8 सेंटीमीटर है, और ए सी जो कॉर्ड है उसका वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। हमें ओ क्यू और ओ पी का लेंथ निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है, क्या करेंगे, ओ ए को ज्वाइन कर देंगे, ओ ए को ज्वाइन कर देंगे। करने से क्या फ़ायदा हुआ, ओ ए बन गया रेडियस, और रेडियस का वैल्यू हमें पता है 5 सेंटीमीटर है, तो दिस विल बी 5 सेंटीमीटर। अभी कॉर्ड है ए बी और ए सी, बाइसेक्ट हो जाएंगे बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है सेंटर से, देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ हुआ है, तो कॉर्ड दोनों बाइसेक्ट हो जाएंगे। तो ए बी टोटल लेंथ कितना था 8, तो ये बाइसेक्ट होकर 4 4 हो जाएगा। ए सी का टोटल लेंथ 6 था, बाइसेक्ट होकर 3 3 हो जाएगा। तो अभी देखो ये जो ट्राइंगल है और ये जो ट्राइंगल है दोनों क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो पाइथागोरस यूज़ करके इसका और इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, सिंपल है। तो ओ क्यू परपेंडिकुलर टू ए सी एंड ओ पी परपेंडिकुलर टू ए बी, यहाँ से ये कह सकते हैं ए क्यू इक्वल टू क्यू सी इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, और ए पी इक्वल टू पी बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी, which is equal to half of 6, which is equal to 3, which is equal to half of 8, which is equal to 4 centimeter. Okay, तो इन ट्राइंगल ओ ए पी में ओ पी का वैल्यू होगा ओ पी स्क्वायर विल बी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस ए पी स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ओ ए स्क्वायर टू 5 स्क्वायर मतलब 25, और ए पी स्क्वायर 4 स्क्वायर मतलब 16, 25 माइनस 16 इज़ 9, तो देयर फॉर ओ पी का वैल्यू कितना होगा, रूट ओवर ऑफ 9 मतलब 3 सेंटीमीटर। ओ पी का वैल्यू मिल चुका है भाई। नाउ इन ट्राइंगल, नाम क्या है, ओ ए क्यू, ओ ए क्यू, ओ ए क्यू में ओ क्यू स्क्वायर इक्वल टू ओ ए स्क्वायर माइनस क्यू ए, या फिर ए क्यू स्क्वायर, कोई बात नहीं, ओ ए स्क्वायर होगा 5 स्क्वायर, और ये है 3 स्क्वायर मतलब 9, 25 माइनस 16 मतलब 9, सॉरी 25 माइनस 9 मतलब 16, तो देयर फॉर ओ क्यू का वैल्यू क्या होगा, रूट ओवर ऑफ 16 मतलब 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो आंसर मिल चुका है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन ए 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी 3.5 सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर 2.5 सेंटीमीटर। तो देखो क्वेश्चन में बोला है कि ओ पी और ओ क्यू का वैल्यू कितना है, मतलब ओ पी फर्स्ट है फिर ओ क्यू, तो ओ पी फर्स्ट मतलब 3 सेंटीमीटर पहले रहेगा, फिर 4 सेंटीमीटर पहले बाद में रहेगा, तो ऑप्शन बी नहीं होगा, ठीक है, ऑप्शन बी नहीं होगा, ऑप्शन ए होगा, बिकॉज ओ पी का वैल्यू पहले पूछा है, तो ओ पी का वैल्यू तो 3 सेंटीमीटर है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है उसमें हमें बताया गया है कि हमें एंगल बी ए डी फाइंड करना है, मतलब ये वाला एंगल फाइंड करना है, ये वाला, ठीक है ना। क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा लेंदी है ये, फिर भी करेंगे। तो पहले ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल से ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, कितना होगा भाई देख लेते हैं। इन ट्राइंगल ए डी सी एंगल डी ए सी विल बी इक्वल टू
180 माइनस 118 प्लस 24 फ्रॉम हियर 180 माइनस ये माइनस प्लस होगा 22 होगा, ये 4 हो जाएगा, ये 142 8 और ये होगा 138 तो ये 38 हो जाता है। फिर क्या करना पड़ेगा, हमें ज्वाइन करना पड़ेगा इसको, ये सेंटर को ओ मान लेते हैं और इसको हमने ज्वाइन कर लिया भाई। ज्वाइन करने के बाद ओ सी और ओ ए क्या है, रेडियस, दोनों इक्वल होंगे, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल सेम होगा। अच्छा ये वाला एंगल और एक गिवन है ए बी के साथ ए सी इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स है, ठीक है, ये गिवन है, मैं बोलना भूल गया। तो अच्छा अब देखो ये ओ है, ठीक है ना, तो हमें पता है, क्या पता है, देखो ए सी जो आर्क है, देख सकते हो बहुत बड़ा आर्क है ए सी, मेजर आर्क है, इसने सरकमफरेंस के साथ जो एंगल बनाया है वो 118 है, देख सकते हो सरकमफरेंस के साथ 118 बनाया है एंगल। तो सेंट्रल एंगल मतलब ये वाला जो एंगल है ये कितना होगा, इसका हाफ, मतलब 59, ठीक है, ये 59 हुआ, सॉरी डबल होगा, डबल सॉरी ये एंगल होगा डबल ऑफ डैट, तो 236 हुआ, तो ये वाला एंगल होगा 360 माइनस समथिंग, मतलब दिस, तो ये होगा 124 आई गेस, ये 124, ठीक है, ये 124 हुआ, तो ये ए मान लेंगे, ये मानने के बाद 2a प्लस दिस विल बी 180, कैसे, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ से ए मिल जाएगा, मतलब ये वाला एंगल मिल जाएगा। फिर हमें चाहिए ये वाला एंगल, ये वाला कैसे होगा, देखो पहले कर लेते हैं भाई, बहुत कुछ बोल लिया मैंने, कर लेते हैं भाई, ठीक है ना, कर ही लेते हैं। जॉइंड ओ ए एंड ओ सी और इम्प्लाइज ओ ए ओ सी इक्वल टू रेडियस, तो इट इम्प्लाइज एंगल ओ ए सी इक्वल टू एंगल ओ सी ए, ठीक है। तो ये वाला एंगल तो हो जाएगा 236, ये वाला एंगल हो जाएगा 124, तो एंगल रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल सी डी ए which is equal to twice of 118, ठीक है। तो देयरफॉर नॉर्मल एंगल ए ओ सी कितना होगा, 360 माइनस रिफ्लेक्स वाला मतलब 236, ये 4 हुआ, ये जाएगा यहाँ से, तो 124 डिग्रीज, ओके। तो इन ट्राइंगल ओ ए सी, इस ट्राइंगल में एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ ए सी ए इक्वल प्लस एंगल सी ओ ए 180, एंगल सम प्रॉपर्टी। लेकिन हमें पता है कि ये एंगल और ये एंगल सेम है, तो दोनों को हम एक ही लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, हमें ज़रूरत कौन सा है, हमें एंगल ओ ए सी ज़रूरत है, तो एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ ए सी लिखेंगे, प्लस एंगल सी ओ ए इक्वल टू 180। यहाँ से ट्वाइस ऑफ एंगल ओ ए सी विल बी इक्वल टू 180 माइनस एंगल सी ओ ए का वैल्यू हमें पता है कितना, 124 माइनस 124 डिग्री। यहाँ से एंगल ओ ए सी होगा, माइनस करने के बाद यहाँ पर 6 होगा, या फिर यहाँ पर 5 होगा, 56/2 मतलब 28, ठीक है। तो ये वाला एंगल जो बन जाता है वो 28 बन जाता है, ठीक है, ये जो एंगल बनता है वो 28 बन जाता है। अगर ये 28 है तो ये भी 28 होगा, ओके। अच्छा तो अच्छा रुको, ये देखो, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रॉपर्टी लिखना भूल गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल
ट्राइंगल प्रॉपर्टी, ठीक है, आपको तो पता ही होगा, आपको तो सब कुछ पता है, ठीक ना। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें ये वाला ज्वाइन कर देना है, ठीक है। वी हैव टू जॉइन दिस ओ बी, जॉइंड ओ बी, जॉइंड ओ बी। ओ बी ज्वाइन करने के बाद देखो गिवन क्या है, ए सी के साथ ए बी इक्वल है, ए सी के साथ ए बी इक्वल है, तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है ना। ट्राइंगल बन तो नहीं रहा, लेकिन कैसे तो ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, ट्राइंगल बन ही रहा है कह सकते हो। तो अगर ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल का बन रहा है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा, अगर क्योंकि साइड दोनों इक्वल है। तो ए सी इक्वल टू ए बी which implies angle ACB will be equal to angle ABC will be equal to 28 डिग्री। तो ये हो जाता है 28 डिग्रीज। अभी ये 28 डिग्री हो गया तो अच्छा, फिर अभी एक स्ट्रेट लाइन है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन हुआ तो ये वाला एंगल कितना होगा, एक्चुअली ये एंगल 28 नहीं होगा, मैंने गलत बोला था, ये एंगल 28 नहीं होगा, जॉइंड ओ बी करने की ज़रूरत नहीं है इसको, ये 28 नहीं होगा, ये 28 नहीं होगा, ये एंगल 28 होगा, ओके, ये एंगल 28 होगा, क्योंकि ए सी के साथ ए बी, ए सी के साथ ए बी इक्वल है, ठीक है, तो इसलिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ये जो एंगल है अभी, ये जो एंगल है इसका वैल्यू होगा 38 प्लस 28 प्लस 28 मतलब 56 प्लस ये करेंगे तो 94, ठीक है, 94 होगा आंसर। एंगल बी ए डी होगा 56 प्लस कितना है ये 38, 94, ठीक है। तो ऑप्शंस होंगे, सेकंड ऑप्शन 94 डिग्री, ऑप्शन सी 96 डिग्री, ऑप्शन डी 80 डिग्री। तो अगर देखो, अगर आपको ये वाला प्रोसेस थोड़ा लेंदी लगा, आई नो ये लेंदी है एंड बहुत कन्फ्यूजन्स हो सकते हैं आपको, तो आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको और एक मेथड दिखा देता हूँ, आपको ईजी लगेगा, बहुत ईजी लगेगा। देखो कुछ ऐसा डायग्राम है ना, कुछ ऐसा डायग्राम है हमारा क्वेश्चन का, क्या करोगे, इसको ज्वाइन कर दोगे, कर दिया, ये एंगल पता है कितना, क्वेश्चन हाँ 24, ये 118, ठीक है। अब ये क्या बन गया, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ये बन गया साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम 180, तो यहाँ से आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा, ये वाला होगा 180 माइनस 118 मतलब 62, ठीक है। अभी बोला है कि ये साइड मतलब ए सी, ये सी ए, ये डी और ये बी, ठीक है ना, ए सी के साथ ए बी इक्वल है, तो इस ट्राइंगल में ये 62, तो ये भी एंगल 62 हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी। फिर ये वाला एंगल कितना होगा, ये एंगल कितना होगा 180 माइनस 62 प्लस 62, ठीक है, यहाँ से आपको ये एंगल मिल जाएगा, और इस ट्राइंगल से आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा कितना 180 माइनस 118 प्लस 24, एंगल से प्रॉपर्टी। तो ये एंगल प्लस करो, ये एंगल प्लस करो, आंसर मिल जाएगा। तो आपको कौन सा वाला इजी लगता है वो वाला करो, तो मैं आई एम डैम श्योर कि आपको ये वाला इजी लगेगा। क्या करना है, ये ड्रॉ कर लेना है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, ये एंगल का सम 180, यहाँ से एंगल मिल जाएगा, मिलने के बाद ये साइड इक्वल, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल प्रॉपर्टी कहता है कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल, फिर यहाँ से ये वाला एंगल मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, फिर इस वाले ट्राइंगल से ये वाला एंगल भी मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, दोनों को प्लस करो, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि जो मैंने आपको ऑल्टरनेट और एक दूसरा मेथड दिखाया वो इजी है आपके लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।